हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं या जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उन्हीं के लिए बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव का क्लास रहेगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में जितने भी प्रश्न आने वाले हैं उसी सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को यहाँ करवाया गया है। तो आप लोग दोस्त वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और प्रत्येक 1 से 80 क्वेश्चन के बीच में आप लोग को कितना गलत होता है कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 80 प्रश्न का ही क्वेश्चन आता है। तो हम लोग भी यहाँ पे 80 प्रश्न आप लोग से पूछेंगे। टोटल इसमें 300 प्लस क्वेश्चन है, तो 300 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, तो गारंटी है। तो आप लोग बस इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए और हो सके तो दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग बताना चालू करेंगे। आप लोग अपने से ध्यान में रखेंगे और अपने से गिनेंगे कितना आपका गलती हो रहा है। तो पहला का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि पौधे में जनन अंग वो आपका जड़ में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, पौधे में जनन अंग है ना, जनन अंग जड़ में नहीं होता है। सॉरी दोस्त, जनन अंग आपका जो होता है वो पुष्प में होता है, यानी कि फूल में होता है। ठीक है, जनन अंग आपका होता है फूल में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो वो होता है दोस्त हरे पेड़ पौधा में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता होगा तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जल। ठीक है, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगला है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों होता है आपका अमाशय में। तो जठर ग्रंथि आपका होता है अमाशय में। चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न किसमें होती है, तो वो होता है दोस्त कोशिका द्रव में, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो 6 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि अवायवीय श्वसन। ठीक है, अवायवीय श्वसन। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में सूत्र इसका जरूर लिख के हमें बताइएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी हो जाएगा दोस्त आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला, पौधे के वायवीय भागों से जल की ह्रास यानी जल की कमी की क्रिया क्या कहलाती है, तो 8 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जिसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है, घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग किसकी कमी से पनपता है, तो 9 का बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि आयोडीन की कमी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं, तो 10 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि उसको कहते हैं दोस्त प्लाज्मा। देखिए, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है हम इसी क्वेश्चन को बीच बीच में हम रिपीट भी जानबूझ के करवाए हैं, कि ताकि अगर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन अगर ना आंसर उसका है तो अभी आंसर देख करके फिर लास्ट में आप लोग को याद होने के बावजूद वहां पे आपको बताना होगा। तो ऐसा ढेर क्वेश्चन मिलेगा जो बीच में हम लोग डाले हुए हैं, तो आप लोग जरूर वहां पे बताने की कोशिश करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, रक्तचाप मापने के उपकरण को हम लोग कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 12 की ओर। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है दोस्त, वो आपका हो जाता है पौधे में, यानी 12 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि पौधा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र आपका ऑप्शन के अनुसार तिलचट्टा हो जाएगा। तिलचट्टा को इंग्लिश में कॉकरोच भी बोलते हैं, तो हो सकता है आपका एग्जाम में तिलचट्टा ना देकर वहां पे कॉकरोच लिख दे। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त क्या है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है ना, तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 चलते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है दोस्त, तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्त केचुआ। ठीक है ना, उभयलिंगी जंतु उसको कहते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों एक ही में होता है। ठीक है, गुण दोनों का गुण एक ही में होता है, तो वो हो जाता है केचुआ। नेक्स्ट है, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, तो यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। तो इसका कमेंट में बताइएगा कि यकृत को एक और नाम क्या है, यानी यकृत को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं।
अगला है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि डीडीटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 19 की ओर बढ़ते निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो 19 का क्या हो जाएगा दोस्त, 19 का हो जाएगा बी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हो जाएगा। ठीक है, शाकाहारी जितने भी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है। अब मांसाहारी जितना रहेगा वो आपका हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, भूमिगत जल का उदाहरण कौन हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा कुआं, यानी 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, तो जीवों का विकास कहलाता है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे डार्विनवाद। ठीक है ना, डार्विनवाद। नेक्स्ट हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधों को क्या कहते हैं, तो 22 का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि हरे पौधों को हम लोग उत्पादक भी कहते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग का कारण क्या है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है, तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा एल यानी कि एलएच हार्मोन। ठीक है, एलएच हार्मोन होता है। अगला है लैंगर हंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, लैंगर हंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो लैंगर हंस की दीपिकाएं वो अग्नाशय में पाई जाती है। चलते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि आयोडीन। दोस्त वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, सभी प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं, तो आप लोग तैयारी बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा और एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा और लास्ट में फाइनल एक बार जरूर बताइएगा कि 1 से लेकर के 300 के प्लस जितने भी क्वेश्चन हैं 320 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो 320 क्वेश्चन के बीच में आप लोग कितने प्रश्न बताते हैं जरूर वहां पे कमेंट करके बताइएगा, तभी हम लोग को भी पता चलेगा या हमें भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप लोग अपने से प्रश्न का जवाब जरूर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निश्चल कणिकाएं पाई जाती है, तो निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है दोस्त, तो वो होता है आपका न्यूरॉन में। ठीक है, न्यूरॉन में। तो आप लोग ये बताएंगे कि न्यूरॉन कहाँ पे होता है, न्यूरॉन शरीर के किस अंग में होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 26 नंबर का जरूर न्यूरॉन किस अंग में होता है जरूर हमें बताइएगा। अगला है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा कि मानव मस्तिष्क का वजन 1.2 से 1.4 kg के बीच में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण करना, तो उसके द्वारा जो लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब फिर बनेगा, तो 28 का आपका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो साइड मिरर में आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। याद रखेंगे लेंस मत मार लीजिएगा, दर्पण मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन में लेंस भी आप लोग को दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा कि लेंस द्वारा जो होता है वो आपका आभासी प्रतिबिंब भी होता है, लेंस द्वारा जो होता है वो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस में सीधा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलते हैं 32 की ओर। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण, तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आप लोग को ध्यान में रखना है 25 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में मीटर भी दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 25 सेंटीमीटर ही होता है। एक उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए एक उत्तल लेंस की फोकसांतर मतलब एफ का मान आपका दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता पूछ रही है। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर को, ये 50 सेंटीमीटर है तो इसको पहले आप लोग मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमेशा डायोप्टर जो लेंस की क्षमता होती है हमेशा मीटर में होता है। तो आपका हो जाएगा 50/100 यानी कि 1/2, यानी एफ का मान जो आ गया 1/2 मीटर में आ गया। ये एफ जो निकाले हैं मीटर में। अब आपकी क्षमता पूछ रही है, यानी कि पी बराबर आपका पूछ रहा है 1/f, यही ना क्षमता मतलब पी पूछ रहा है, तो पी का तो पी छोड़ देंगे, 1 का 1 और एफ का मान आपका 1/2 है तो 1/2। अभी 2 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, 2 ऊपर 1 से गुना जब होगा तो 2 ही होगा, यानी कि जो पी का मान हो जाएगा आपका हो जाएगा 2, और पी का मान हमेशा डायोप्टर में होता है, इसी कारण से आपका जो हो जाएगा पी का मान 2 डायोप्टर। ठीक है ना, पी का मान आपका हो जाएगा 2 डायोप्टर। इस बात को आप लोग जरूर में ध्यान में रखिएगा। तो पी का मान 2 डायोप्टर, तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन दिख रहा है वो डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, बताइएगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो है वो कितने सतहों से घिरा होता है? तो वो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। अगला प्रश्न, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस है, उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? कि दूर की वस्तु को भी देखते हैं, तुरंत नजदीक का भी देख लेते हैं, आखिर इसमें फटाफट काम कौन कर रहा है? तो वो करता है पक्षमाभी पेशी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये बच्चे, हर एक बच्चे के दिमाग में प्रश्न का आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के होता है वो दोस्त आपका 2 नियम होता है। अगले प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? तो वो होता है आपका उत्तल लेंस का बना हुआ। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक किरण अवतल लेंस पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? 39 का। तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि वक्रता केंद्र से। चलते हैं 40, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजारा जाए तो इसका क्या नहीं होगा? एक ही रंग का अगर किरण गुजारा जाए, एक वर्णी मतलब एक रंग, अगर एक रंग का किरण गुजारा जाएगा तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं हो पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। अगला होगा, पवन विद्युत जनरेटर में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करती है? तो कुंडली को घुमाने का काम करती है गतिमान हवा। ठीक है ना, हवा के कारण ही कुंडली घूमती है। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 42 चलते हैं, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो कांच की अवतल लेंस की वायु में जो होती है वो धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? तो जो कांच के जो अवतल लेंस है वो दोस्त आपका होता है ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है? तो विद्युत का निम्नलिखित में, अच्छा तो इसमें विद्युत का सुचालक कौन होगा? तो 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ग्रेफाइट। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ग्रेफाइट। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 44 की ओर। 44 क्या कह रहा है? वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रही है, वो भी 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है दोस्त? 100 सेंटीमीटर। तो इसका फोकस दूरी पूछ रहा है। तो एफ बराबर देखिए 1 मीटर है, तो 1 मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा पर 100 सेंटीमीटर। आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है, तो एफ बराबर क्या होता है? r/2, यही ना होता है। तो आर का मान आपका 100 है। ठीक है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान दिया हुआ है, तो आर आपका 100 है बटा 2, 2 से कितना मराते कट जाएगा? 50 मराते, और यहाँ पे मीटर नहीं सेंटीमीटर में चेंज कर दिए थे तो 50 सेंटीमीटर, यानी 44 का आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 44 का आपका बी करेक्ट है। चलते हैं 45 की ओर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, तो वो क्या होती है? अभिलंब से विचलित होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो अभिलंब से दूर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 चलते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करेगा, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं, जिसको हम लोग इसको जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो जनरेटर करंट निकालती है, इसी कारण से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। करंट निकालना मतलब विद्युत धारा निकल रहा है। चलिए 47 है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या हो जाएगा दोस्त? आपका कोयला हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन, कितना बड़ा क्वेश्चन है। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगी? तो 48 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा विक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, यदि हमारे घर में जो विद्युत आती है वो कितना वोल्टेज का आता है? हमारे घर में जो वोल्टेज आता है तो वो दोस्त आता है 220 वोल्ट, लेकिन 220 वोल्ट में कौन सा एसी आता है, यानी अल्टरनेट करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। देखिए ऑप्शन में आपका दिष्ट धारा भी दिया हुआ है, देखिए दिष्ट धारा भी दिया हुआ है और साथ में 220 वोल्ट भी दिया हुआ है। तो आप लोग 220 वोल्ट तो याद किए हो रहेंगे, लेकिन प्रत्यावर्ती की दिष्ट धारा तो याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा हमारे घर में आती है। ठीक है, चलिए जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्त? तो जस्ता की परमाणु संख्या आपका होता है 30 है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा यानी धोबन सोडा, तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O। अब बताइए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र ये होता है, और खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। ध्यान रखेंगे, खाने वाला सोडा का होता है NaHCO3, NaHCO3, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल उसको कहते हैं कि जो एकदम ताकतवर रहे, दुर्बल मतलब जो कमजोर रहे। तो प्रबल क्षारक कौन है, जो ताकतवर क्षारक कौन है? तो वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी 52 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
नेक्स्ट हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हो जाएगा लोहा का। लोहा का ही अयस्क है हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट। अगला है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? तो आपका आता है दोस्त फेन उत्प्लावन विधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अभिक्रिया 2Zn+O2, अच्छा एरो इधर घसा गया ना, है ना। अभिक्रिया Zn 2Zn+O2 2Zn किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया? 55 का क्या होना चाहिए? तो देखिए 55 के यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जिंक निकल करके, एरो तो खैर घसक गया है, एरो थोड़ा सा हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, एरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एरो क्या हुआ कि 2Zn था, तो Zn का Zn था और 2 का 2 था, ऑक्साइड जो जा करके इसमें घुस गया, ठीक है ना, यानी ऑक्साइड मिल गया, नहीं यहाँ उपचयन की क्रिया हो रही है। नेक्स्ट ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? तो 57 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि आयनित होते हैं। नेक्स्ट लिथियम के 52 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो 58 का क्या होना चाहिए? तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, ठीक है। अगला चलते हैं। 52 सेल में इलेक्ट्रॉन की विद्यमान है, तो हाँ, तो हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन का सॉरी लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम तीसरा नंबर पे आता है। तो पहला कक्षा में 2 सेल होता है, फिर जैसे अगला क्लास में चल जाएगा, तो अगला क्लास में कितना बचा ये? तो जो पिछले क्लास में जो होता है वही आपका इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो देखिए 2 तो है, था 3 लाने के लिए 1 घट रहा था, इसका मतलब 1 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है इसमें से? तो ये आपका इसमें हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा हीलियम, ठीक है ना। हीलियम यानी हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, यही होता है। यानी इतना जो है दोस्त आपका, इतना जो आपका दिया हुआ है, ये आपका होता है शून्य समूह का तत्व, जिसको निष्क्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन है? तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व के जो गुण होते हैं वो आपका होता है एफ, यानी कि सॉरी क्या बोलते हैं, फ्लोरीन में, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलते हैं 62 की ओर। हमारा शरीर का पीएच मान क्या है? हमारा शरीर का जो पीएच मान है वो 7.7 से लेकर के 7.8 के बीच में होता है। अगला, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, H2SO4 यहाँ पे आपका अम्ल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो संश्लेषित सूचक जो हो जाएगा आपका मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से विक्रिया करता है तो आपको बना देता है कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट है, कॉपर पराइड का रासायनिक संगठन क्या है? कॉपर पराइड का रासायनिक संगठन क्या है? तो 66 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी CuFeS2। नेक्स्ट, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु जो है वो आपका सोना हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपका हो जाएगा दोस्त जिंक। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस अधातु के 72 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या 72 सेल में हार्डली कितना हो सकता है? तो वो आपका हो सकता है 4, 5, 6 और 7, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पित्तल निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु, यानी पित्तल किस किस चीज से मिलकर बनाया गया है? तो बनाया जाता है कॉपर और जिंक से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन समावयवी है? समावयवी इसमें कौन हो जाएगा दोस्त? वो हो जाएगा एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 का यूपीएससी प्रणाली के अनुसार इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 72 का देखने से क्या पता चल रहा है कि वो मेथेक्सी एथेन का सूत्र है, यानी मेथेक्सी एथेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे के साथ कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो 73 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा Fe3O4, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या कितनी होगी? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या जो है वो आपका हो जाएगा जा करके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16, ठीक है। चलते हैं 75 प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाला धातु का नाम है वो आपका हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टिन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा? तो 76 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि ब्रोंज। चलते हैं 77 नंबर। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? अगर जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा? तो वो बनाता है जाकर के हाइड्रोजन गैस।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? 78 का क्या होना चाहिए? क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं। तो 78 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि चांदी। नेक्स्ट है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को क्या कहते हैं? ठीक है, अपद्रव्य मतलब अशुद्धि, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? कि धातु के तार बनाते हैं तो गुण इसका क्या है? तो धातु का इसमें गुण हो जाए कि वो तन्यता का गुण होता है, जिसको हम लोग फैला भी सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस होती है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन लेंस पसंद करेंगे? 82 का क्या हो जाएगा? अगर कोई छोटा अक्षर को पढ़ना है तो आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम करेंगे 82, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो हम लोग करेंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए होना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए होना चाहिए कि सी होना चाहिए? कंफ्यूज है क्या? छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी होना चाहिए, मेरे ख्याल से होना चाहिए सी, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने समानांतर लगा रहता है, तो 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा, तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? यानी इतना बड़ा क्वेश्चन है ना। तो 4 मीटर प्रति सेकंड से चाल से चल रहा है, तो 84 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 8 सेंटीमीटर उसको ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए अगला है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा? तो आंख में उत्पन्न दोष कहलाया जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। चलते 86 नंबर, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति जिस चश्मे का प्रयोग करता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? तो जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसमें कौन सा चश्मा लगेगा? उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग करेगा। दूर छोटा है तो छोटा लेंस, निकट बड़ा है तो अवतल लेंस। निकट और उत्तर में उत्तल अवतल बड़ा हो जा रहा है, तो निकट बड़ा हो रहा है ना, तो निकट के साथ अवतल और दूर के साथ उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होगी? 87 का क्या हो जाएगा? तो विद्युत आवेश की इकाई जो हो जाएगी वो आपका, हाँ, विद्युत आवेश का इकाई को हो जाएगा दोस्त आपका कूलम हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिनमें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है, यह नामकरण किसने किया था? बताइए। विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव, ऐसा बताने वाले व्यक्ति का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 89, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है, तो इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या क्या होगी? तो 89 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, चलते हैं 90 नंबर, यदि विद्युत बल पर 220 वोल्ट, आपका गणित आ रहा है तो इसको भी छोड़ दिया जाए। चले 91 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना 91, तो 91 का आपका क्या हो जाएगा? तो 91 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो है वो आपका जाकर के हो जाएगा कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो 92 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। चलते हैं 93 की ओर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत का धारा का मान क्या हो जाता है? तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है दोस्त आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पतन के समय, यानी लघु पतन को हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा लेकिन प्रतिरोध का मान कम जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 94, प्रतिक्रिया पीबीओ प्लस सी, यानी पीबी प्लस सीओ, सब एरो अलग अलग हो गया ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पीबी का पीबी हो गया और सी जो था वो हट करके सी के साथ मिल गया, वो हट गया है तो हट करके सी के साथ मिला, मतलब सी क्या हो जाएगा? अपकारक हो जाएगा। ठीक है ना, सी हट गया मतलब ये अपकारक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न धातुओं में कौन NaOH के विलयन से H2 गैस देता है? बताइए। तो 95 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि एल्यूमिनियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि विलयन का पीएच मान 13 है तो इसका अर्थ क्या है? तो यदि विलयन का पीएच मान 13 है तो समझ जाए कि वो प्रबल भास्मिक हो जाएगा। अगले चलते हैं। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होगा? तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। पित्तल में रहता है, यानी पित्तल किस चीज के मिलकर बना होता है? तो पित्तल कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है, जो कि कुछ देर पहले भी आया था। तो आप लोग को क्वेश्चन ढेर अब रिपीट होंगे तो आप लोग जरूर बताने की कोशिश करिएगा। धातु की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति क्या होती है दोस्त? धातु की प्रकृति होती है आपका विद्युत धनात्मक, इसको भी जरूर ध्यान में रखेंगे।
चलते हैं हम लोग सतह की ओर पहुंच गए हैं। 100वां नंबर, चुंबकीय अशुद्धियों को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो 100 का बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि चुंबकीय विधि द्वारा। तो दोस्त वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नहीं होंगे तो इसका सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है। अब आप लोग यहाँ पे कमेंट एक बार जरूर करिएगा कि 1 से लेकर के 80 के बीच में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। फिर आप लोग 81 से लेकर के 160 के बीच में बताएंगे कि कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग की तैयारी बेहद ही अच्छी तरीके से हो रही होगी, क्योंकि अब आप लोग के पास समय बहुत ही कम है। 3 दिन और समय है, क्योंकि 17 को एग्जाम है। आज आपका 13 तारीख हो गया, तो 3 दिन और समय है। मन से एकदम पढ़िए, मन से लग रही है। जो भी वीडियो अपलोड हो रही है, जिस विषय का, और आप लोग वीडियो जरूर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि प्रश्न जो है बिल्कुल यहाँ से फंसेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व, तो 101 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन। ठीक है, चलिए अक्रिय तत्व कौन है? निम्नलिखित में अक्रिय तत्व कौन है? तो हो जाएगा दोस्त आपका हीलियम। ठीक है, अक्रिय, निष्क्रिय, शून्य, नोबेल गैस, इस सब को हम लोग एक ही शून्य तत्व, अक्रिय गैस, नोबेल गैस, सब एक ही चीज को कहते हैं। यानी 18वां वर्ग में जो होता है वो सब नोबेल गैस है, सब शून्य तत्व का है, सब अक्रिय गैस है, सब निष्क्रिय गैस है। ठीक है ना, उसी को सब बोलते हैं। ठीक है, चलिए 103 एल्कीन श्रेणी की यौगिक का सामान्य सूत्र क्या है? यानी एल्कीन वाले का सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ये आपका होता है एल्काइन का। ठीक है, ये आपका होता है एल्काइन का। ठीक है, ये आपका होता है एल्काइन। ठीक है, एल्काइन, सॉरी एल्केन, ये आपका होता है एल्केन का। एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा, ये आपका हो गया एल्कीन, ये आपका हो जाएगा एल्केन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एल्केन। ठीक है, आइए आपका हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, एल्काइन, और ये आपका हो जाएगा एल्काइल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एल्काइल। तो इस प्रकार से सबका होता है, ये आपका हो जाएगा एल्कीन। ठीक है, चलिए अपमार्जक बनाने में उपयुक्त होता है। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है दोस्तों? आपका होता है एल्कोहल का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्कोहल। चलते हैं 105 नंबर की ओर। आवर्त सारणी के साथ एक तत्व को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के साथ एक तत्व क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाता है हैलोजन समूह के तत्व। इसको बहुत ही ध्यान में जरूर रखेंगे। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन सही? मतलब बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो इसमें से कौन सा आपका सही होना चाहिए? ए, बी, सी, यानी 106 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? तो एक ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, तो आप लोग को देख आराम ऐसे ही कर दिए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 107 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? ठीक है, 107 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि कार्बोज। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बोज उत्पन्न होता है। चलते हैं 108 की ओर। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है दोस्त? 108 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि अंडाणु जो निषेचित फैलोपियन नलिका में होता है। फिर फैलोपियन नलिका में निषेचित होकर के डायरेक्टली गर्भाशय में आ जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया किस में होती है? वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो 110 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ब्लड प्रेशर कितना होता है दोस्त? तो वो आपका हो जाता है 120/80। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो पत्तियों को मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण, जो कि पेड़ पौधा में ये अम्ल होता है। नेक्स्ट है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा किया जाता है? कौन पादप नियंत्रण जो फल बेचने द्वारा किया जाता है? तो वो करता है एथलाइन का, यानी फल को पकाने के लिए एथिलीन का वो प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, एड्स रोग का प्रमुख कारण। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो 114 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समरूप अंग। ठीक है, 114 का बिल्कुल करेक्ट आंसर समरूप अंग। समरूप और समजात किसको कहते हैं? समरूप और समजात किसको कहते हैं? स्वरूप उसको कहते हैं कि इसका कार्य जो रहेगा समान रहेगा, दोनों का कार्य समान रहेगा। ठीक है ना, दोनों का कार्य जो है समान रहेगा, लेकिन उत्पत्ति जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है ना, उत्पत्ति जो क्या हो जाएगा? अलग अलग। ठीक है, जिसमें देखिए चमगादड़ और पक्षी दोनों का जो कार्य है उड़ने के लिए है। चमगादड़ भी उड़ेगा, उड़ती है, और पक्षी भी उड़ते हैं, तो दोनों का कार्य समान है, लेकिन दोनों का जो उत्पत्ति है ना वो अलग अलग है। दोनों का, उसका उत्पत्ति अलग है, इसका उत्पत्ति अलग है, लेकिन दोनों का कार्य पंख का है समान है। ठीक है, चलिए 115 चलते, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। तो 115 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा समजात अंग। ठीक है ना, देखिए समजात अंग किसको कहेंगे अभी पढ़ लीजिए। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में समानता होती है, लेकिन कार्य अलग अलग होगा। इसमें कार्य अलग अलग होगा। समरूप में क्या था कि कार्य एक था, लेकिन समजात में कार्य अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसको समजात कहेंगे। अगला प्रश्न की बढ़ते, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण कौन हो जाएगा? 116 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि बगीचा और खेत। ठीक है,
चलिए 117 चलते प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, 117 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका सूर्य हो जाएगा। 118 की ओर बढ़ते हैं, वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो 118 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि वन का संरक्षण करना, तो पेड़ के अंधाधुंध कटाई को बचाना होगा, अतिचारण रोकना होगा, खाना रोकना होगा, यानी इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला चलते 119 की ओर, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते वो क्या कहलाते हैं। तो 119 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि जैव निम्नीकरणीय। आम मीटर में निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो आम मीटर के द्वारा किसे मापते हैं, तो वो होता है दोस्त आपका धारा। आम मीटर से धारा को मापते हैं। 121 की ओर बढ़ेंगे, वो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली चीज को हम लोग कहते हैं विद्युत मोटर। ठीक है, चलिए 122 नंबर क्या कह रहा है, दर्पण का सूत्र क्या है, निम्नलिखित में दर्पण का सूत्र क्या हो जाएगा। तो 122 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो ही बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को नंबर अच्छा लाने के लिए हम आप लोग के चलते बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्त एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है बनाने में थोड़ा समय भी लगता है और मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर भी आप लोग के लिए हम टाइम निकाल करके वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को जरूर लाइक करके सपोर्ट हमें करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष है, तो इसका मतलब निकट, तो निकट है तो बड़ा आ गया ना, तो बड़ा लेंस, यानी बड़ा लेंस बोले तो अवतल लेंस। ठीक है, 123 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जनन अंग आपका पुष्प में पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन पहला नंबर इसी प्रकार का था, जो कि यहाँ पे भी आ गया। तो आप लोग जरूर वीडियो में बने रहिए, आप लोग को यहाँ पे एकदम मजा आ जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न है कुछ कुछ प्रश्न का यहाँ पे आप लोग को जानबूझ के रिवाइज भी करवाने के लिए डाला हुआ है, ताकि आप लोग कितने प्रश्न बताते हैं इससे हम लोग को पता चलेगा। अगला, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। तो मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए कौन सा पौधा प्रयोग किया था। तो वो किया था मटर का पौधा। ठीक है, चलिए अगला, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो 126 का बिल्कुल सही हो जाएगा, एक दिशा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 127 की ओर बढ़ते हैं, ओजोन परत किस में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पे होता है दोस्त। ओजोन परत वायुमंडल की ऊपरी परत में होता है, इसको बहुत बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 128, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो हो जाएगा 128 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। वाह, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जरूर आप लोग बताइएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल्दी से बताएंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण का बात है तो अवतल हो जाएगा, और वही लेंस का बात आता है कि किस लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वो उत्तल लेंस हो जाएगा। बिल्कुल दर्पण का उल्टा सब होता है लेंस में। ठीक है, अगर दर्पण में अवतल में बड़ा बन रहा है तो लेंस में उत्तल में बड़ा बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 132 नंबर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो 132 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि अवतल दर्पण। चलते हैं 133 की ओर, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में केवल काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बनता है समतल और उत्तल दर्पण में। समतल में भी काल्पनिक बनता है और उत्तल में भी सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, मोटर चालक के सामने साइड मिरर लगा होता है। तो मोटर चालक के सामने जो साइड मिरर होता है वो किस चीज का होता है। वो आपका होता है उत्तल दर्पण। देखिए यही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, लेकिन क्वेश्चन को पैटर्न बदल दिया है। पिछला क्वेश्चन कुछ और था, ये क्वेश्चन वो है, लेकिन दोनों कहने का मतलब एक ही था। तो बस इसी प्रकार से क्वेश्चन हम घुमा घुमा के आप लोग के लिए देंगे, और आप लोग को पूरा बताना है, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 320 क्वेश्चन में आप लोग कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, अगर 320 में 300 प्रश्न अगर सही कर देता है तो सोचिए कि आपका 100% जो है ऑब्जेक्टिव में 40 में से तो 38 कोई रोकेगा नहीं, अगर इतना प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो बिल्कुल तैयारी इसी प्रकार से रखिए। आप लोग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि चलो हम कितना तैयारी कर लिए हैं। तो इसी चलते आप लोग के डायरेक्टली एक हम महासंग्राम लेकर के आ गए थे, कि इससे आप लोग को खुद पे खुद पता चल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 135 की गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास क्या कहलाता है। तो 135 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जा करके डी, यानी कि गोलीय दर्पण का द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश का तरंग जो किसका उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? फोकस और वक्रता त्रिज्या तो सीधी से आप जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है। बस यही बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा जब भी संबंध फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में आएगा। अब ई ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर इसी को आप लोग तिरछा त्रिज्या गुना करके चेक करिएगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे F बराबर R/2 दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 138 है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो 138 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आभासी और बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में दोस्त आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है? तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह जो होता है वो आपका अवतल होता है। 141 चलेंगे, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी? अगर किसी वस्तु के जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उसका आवर्धन ऋणात्मक हो रहा है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ऋणात्मक आ गया दोस्त, इसका मतलब आपका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ऋणात्मक आ जाएगा तो वास्तविक और उल्टा, धनात्मक आएगा तो वो हमेशा काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः कौन सा दर्पण है? कहीं भी रहिए आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, तो कौन सा दर्पण होगा? तो यार दोस्तों, तो आपका समतल हो सकता है, नहीं तो आपका उत्तल हो सकता है। ठीक है, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ेगा, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पा गया तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? 143 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखना होगा। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखना, क्योंकि अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं, तो 6 प्रतिबिंब में सब वास्तविक और काल्पनिक बनता है, 5 गो में वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन एक प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है यहाँ से आगे टकराएगा, लेकिन ई जो है डॉट डॉट से जाकर के इधर मिल जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे डॉट डॉट से जाकर जो पीछे मिलेगा यहाँ पे, तो वही आपका हो जाता है काल्पनिक। दर्पण के जो पीछे बन जाएगा वो काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ काल्पनिक ही पूछा तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा। 144, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक, आवर्धन का बाद मैग्निफिकेशन के बाद बोल रहा है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो 144 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। चलते हैं 145 की ओर, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित, देखिए कितना क्वेश्चन सब कंफ्यूज करने वाला, एक जैसा ही लग रहा होगा कि एक ही जैसा है, तो जरूर ध्यान से रखिए, क्योंकि लाइट चैप्टर से क्वेश्चन आप लोग को ढेर देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग को घुमाने के लिए बहुत काफी है। तो इस वजह से पूरा अच्छा से इसको एकदम ध्यान में रखिएगा कि क्या किस क्वेश्चन का किस आंसर होगा। तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है, इसका मतलब पक्का अवतल दर्पण होगा। 145 का ए हो जाएगा। 146 निम्नलिखित में कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? ये खुद आप लोग बनाने की ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पे आर का मान दिया 32, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग जरूर निकालिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करेगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न 2-3 को पीछे आगे वाला, मतलब इसके जो आगे वीडियो है उसमें आप लोग को बताया गया, अगला पीछे वाला प्रश्न में है ना, तो आप लोग जरूर इसको बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए, प्रकाश के नियम से निर्धारित होती है, तो प्रकाश के नियम से कौन निर्धारित होगा? तो 147 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है, संयुग्मी फोकस केवल होते हैं, संयुग्मी फोकस केवल किस में होते हैं? तो वह होता है दोस्त आपका अवतल दर्पण में, और अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि संयुग्मी फोकस जो है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब पर ही काम करता है। भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि संयुग्मी फोकस जो है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब पे काम करेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वहां पे अवतल दर्पण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव जो होता है वो ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब जो है वो फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? तो कोई भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा आपका ध्रुव कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 152 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर है, तो इसमें कौन सा रिलेशन इसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे? 152 के क्या हो जाएगा? तो समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर है, इसका मतलब जो वक्रता त्रिज्या इसमें आर जो है वो आपका अनंत की ओर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 153 नंबर, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है तो जरूर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, तो 153 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 154 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होगा? तो समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन m बराबर आपका हो जाएगा 1, यानी कि m बराबर 1, m बराबर +1। ठीक है ना, m बराबर आपका हो जाता है +1। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं,
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 155 के बिल्कुल सी हो जाएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का हम लोग आवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न है, गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? यानी गाड़ियों के अग्रदीप बोले तो हेडलाइट, तो गाड़ियों के हेडलाइट में आपका हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलते हैं 157 में, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां किससे मापी जाती है? तो दर्पण के प्रयोग के लिए इसमें सभी जो दूरियां होगी दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 158 में चलते हैं, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है वो किस लेंस में होता है? गोलीय दर्पण में किस दर्पण का जो होता है उसका दृश्य जो है बहुत दूर तक फैलता है, तो होता है दोस्त आपका उत्तल। ठीक है ना, वो आपका जब उत्तल, तभी तो गाड़ी के साइड मिरर में आपका उत्तल दर्पण लगा था ताकि दूर वाला दृश्य को भी कैप्चर करके उसमें दिखा दे। अगला है गोलीय दर्पण के लिए, अच्छा इसमें तो खैर क्वेश्चन में कुछ अलग दिख रहा है, फ्रैक्शन लिखा, चलो तो 59 को भी छोड़ देते हैं। चलते हैं 160 में, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? देखिए अभी इसमें भी रिपीट आया है, तो 160 का बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसको प्लाज्मा कहते हैं, लेकिन पूछने का क्वेश्चन तरीका चलता है, इसी वजह से हम इसको जानबूझ कर रिपीट करवाए हैं ताकि क्वेश्चन अलग अलग रहे, तो बताने पर आप लोग को गलती बिल्कुल ना हो। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़िएगा आप कुछ आंसर मतलब आप क्वेश्चन वीडियो में कुछ और देखेंगे, अगला दिन क्वेश्चन कुछ और ही घुमा के पूछ दिया लेकिन वही आंसर होगा, तो इसी वजह से वीडियो में अनेक तरह के प्रश्न जो है एक ही आंसर को बार बार क्वेश्चन डाइवर्ट करके यहाँ पे दिया गया, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं 161 की ओर। 161 आपसे क्या कह रहा है, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो कोई किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा? दर्पण की बात आए तो दर्पण में फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलते हैं 162 की ओर, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? देखिए फिर से रिपीट हो गया है, तो 162 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा F बराबर R/2, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा 163 का क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप लोग को कुछ देर पहले करवाया है, तो 163 का आप लोग जरूर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? बताइए कौन सा सबसे कम झुकेगा? तो वो हो जाएगा दोस्त लाल, क्योंकि लाल का तरंग ज्यादा होता है, इसी कारण से इसका विचलन जो है सबसे कम होगा, जिसका तरंग ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन और विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो मानव के आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो 165 का जल्दी बताइए, क्योंकि रेटिना पे जो बनता है वो उल्टा फोटो बनता है, तो उल्टा बनता है इसका मतलब जरूर वास्तविक होगा, काल्पनिक तो होगा नहीं, यानी वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग किसके कारण नीला होता है? तो वो दोस्त होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो दर्पण का बात है तो इसका दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में होता है, और लेंस में पूछेगा तो लेंस में उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कुछ देर पहले भी क्वेश्चन आया था, तो जितना भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आप लोग के फायदे के लिए ही हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, बताइए निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस लगेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 169 चलते, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? विद्युत धारा है कि नहीं किससे पता चलेगा? तो वो दोस्त पता चलेगा कैल्वेनोमीटर से। ठीक है, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिएगा, और वीडियो अगर शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को बस थोड़ा सा ही मेहनत करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो दाएं हाथ के जो नियम है वो किए थे मैक्सवेल साहब ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 171, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है दोस्त वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का ऐसा मात्रक आपका हो जाएगा वोल्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो 172 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम। अगला, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो हमेशा आपकी काल्पनिक होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 174 का क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो होता है दोस्त 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। इसको भी जरूर ध्यान में रखेंगे, गलती मत करिएगा। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? 175 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? मतलब किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? वैसा ऐसा प्रश्न आप लोग गलत करेंगे तब तो बहुत पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रश्न को आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप लोग को बहुत देखने को मिलेंगे। तो कौन सा लेंस अपसारी बोला, तो अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण हो जाएगा
लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, यानी उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। प्राथमिक रंग, सीधे ध्यान रखिएगा कि लूडो का जो जब लूडो खेलते हैं तो लूडो में एक और कलर होता है जो होता है पीला, तो पीला नहीं है, ठीक है। सिर्फ याद रखना कि प्राथमिक रंग उसको कहते हैं जिसमें लूडो का जो गोटी होता है इसमें से पीला वाला हटा देना, बाकी रेड ब्लू ये सब होता है ना, तो ये आपका तीनों जो है प्राथमिक रंग हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? नेत्र का रंगीन भाग कौन हो जाएगा? तो 178 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी आइरिस। रंगीन भाग आइरिस है, ठीक है। किसी का आइरिस भूरा रंग का होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो वही आइरिस ही होता है। 1 एचपी किसके बराबर, मतलब 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है दोस्त? तो आपका होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 180 की ओर। विशालक शीशे यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास किसका बना होता है दोस्त? मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो आपका उत्तल लेंस का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 181 की ओर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होगा? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होगा? तो 181 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन। चलते हैं अगला, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो 182 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो आवेश का मात्रक हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट के बराबर कौन होगा? 183 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक यानी विद्युत धारा किसका मात्रक है? तो 184 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी विद्युत धारा एम्पियर का मात्रक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 185 की ओर। 185 क्या कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 186 क्या कह रहा है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन की पचना हो जाएगा आपका, एक मिनट 85 हो गया ना? हाँ 85 हो गया। चलिए 86 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो दोस्तों वह आपका होगा उपचयन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना जो है वो आपका उपचयन अभिक्रिया है। अगला चलते, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो कली चूना पर जब जल डालते हैं तो आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपका हो जाएगा कॉपर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा कॉपर। चलते हैं, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं 190 क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, लाल नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तो 191 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? लाल को नीला कर देता है, इसका मतलब उसका 7 से ज्यादा पीएच मान होना चाहिए। तो 7 से ज्यादा 11 भी है, 7 से ज्यादा 10 भी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही होगा। चलते हैं अगला 191, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइल में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो वो आपका था दोस्त 3, ठीक है ना। एल्काइल में कितने बंधन होते हैं? 3। अगला चलते हैं, एल्काइन है ना, हाँ एल्काइन में बंधन 3 होते हैं, एल्कीन में 2 होता है, एल्केन में 1 होता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एक मिनट, एल्केन में आपका हो जाता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, ये भी बता रहा है। तो एल्काइन ग्रुप है तो आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज का आणविक सूत्र, बताइए ग्लूकोज का सूत्र आपसे पूछ रहा है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 193 उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 194 है, बॉन्ड CH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो 194 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्डिहाइड। बॉन्ड CH अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। अगला, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? 195 के हो जाएगा, घट जाएगी, ठीक है ना। आवर्त सारणी में जब कोई आवर्त बाएं से दाएं जाता है तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। 196 है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाए। बढ़ते क्रम में इसको सजाना है, जिसमें लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन ये सब दिया हुआ है। इसको बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाने के बाद क्या पता चला कि पहले लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना। अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन है। तो आपका लगातार से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 197, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आपका क्या हो जाएगा दोस्त? आपका उप धातु हो जाएगा, सिलिकॉन आपका उप धातु हो जाएगा। 198 को बढ़ते, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व आपका हो जाएगा Na, यानी कि सोडियम। सोडियम आपका विद्युत धनात्मक तत्व है।
199 की ओर बढ़ते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण आपका दोस्त किया गया था उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? तो दोस्त आपका होता है सोडियम। नेक्स्ट है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो दोस्त आपका 200 तक प्रश्न करवा दिया गया है। तो दोस्त अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्त के पास हो सके तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देख रहिए क्योंकि आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं दोस्त, तो आप लोग को भी मेहनत करना होगा। जितना घंटा का वीडियो है आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि आपका तैयारी यहाँ से पता चल जाएगी कितना तैयारी किए हैं। और अभी भी अगर आपके पास तैयारी नहीं हुआ है तो जरूर अभी 2-3 दिन समय है तो आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा, ठीक है। इससे आप लोग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मेरा तैयारी कैसा है। जो भी बच्चा अगर 320 में 300 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हैं, सोचिए उसको तैयारी बिल्कुल बेहद तरीका से हो गया। जिसका क्वेश्चन अगर 250 सही कर रहे हैं, इसका मतलब उनको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो जो वीडियो अपलोड हो रही है आप लोग जरूर देखिएगा। पिछला क्लास में हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव का लाए थे जो 400 प्लस है, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। आज साइंस का लाए हैं, कल हम लोग SST के लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 200 का हो गया कि निम्नलिखित में किसी किरोसिन तेल में डुबाकर रखता है तो सोडियम। चलिए 201 अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो 201 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि अपमार्जक से सर्फ एक्सेल भी बना सकते हैं, अपमार्जक से शैम्पू भी है, अपमार्जक इजी सरफ भी है, यानी उपयुक्त आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 202 सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है दोस्त? तो सौर सेल में आपका होता है सिलिकॉन का प्रयोग, ठीक है। सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने वाला ईंधन में इसमें से किसमें प्रयोग नहीं होता है? तो देखिए LPG, बायोगैस, कोयला, ये सब तीनों चीज जो है खाना बनाने में प्रयोग होता है, लेकिन CNG जो है वो टेम्पू, कार, स्कूटर ये सब चलाने में होता है, यानी कि ये सब जो है वाहन में प्रयोग होता है। और बाकी जो तीनों है आपका, ये तीनों जो आपका घर में प्रयोग होता है, ठीक है। ये तीनों जो है आपका घर में प्रयोग होता है, लेकिन CNG जो है खाना बनाने के लिए प्रयोग नहीं होता है, यानी नहीं वाला पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 2Cu + O2 फिर 2CuO है। तो 204 को देखने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ से हट करके कॉपर में जुड़ गया, यानी कॉपर में जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन हट के ऑक्सीजन किसी में जुड़ गया तो ऑक्सीजन जुड़ने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी ऑक्सीजन यहाँ से हट करके इसमें जुड़ गया तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीजन जुड़ने की क्रिया को ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 205 निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं एरो कहीं कहीं घसक गया है ना, एरो अलग अलग निकल के चला गया है, तो इससे आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? जो संतुलित नहीं उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर अभी हम बता देते हैं। इसमें जो जिसमें देखिए हल्का जो है वो आपका संतुलित है, लेकिन दूसरा जो आपका संतुलित नहीं है, ठीक है। संतुलित उसको कहते हैं कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है तो इसमें भी क्लोरीन 2 है, क्योंकि जो आगे गुना होता है वो पीछे वाला तक भी गिनती हो जाता है। पीछे जितना भी तत्व जुड़ा रहेगा और आगे 2 से अगर गुना है तो सब के साथ 2 शामिल रहेगा, ठीक है। तो बाकी सब में देख लीजिएगा, सब में उसी प्रकार है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है आपका संतुलित बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? सभी को पता है कि पानी उदासीन है, तो इसका मतलब पानी का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? आपका 7 होता है। तो 206 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि 7। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? अभी देखिए इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, दुर्बल अम्ल कौन हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन में कुछ चेंज कर दिया तो CH3 बॉन्ड COOH हो जाएगा। नेक्स्ट क्रायोलाइट अयस्क है, 208 का क्या हो जाएगा? क्रायोलाइट अयस्क जो हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, एल्यूमिनियम। चलते हैं 209 की ओर। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होगी? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या आपका हो जाएगा 19, यानी कि 19 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम जो हो जाएगा वो आपका मेथेनोइक अम्ल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 211, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा? तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र जो होता है दोस्तों वो C2H5OH होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, एल्काइन कौन है? देखिए जहाँ पर सूत्र आपका आ गया था, एल्काइन कौन है, ठीक है। तो 212 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि C2H2, ठीक है। आपका हो जाएगा C2H2, क्योंकि एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2 जो कि एल्काइन का सूत्र होता है, इसमें जब मान भरेंगे तो आपका C2H2 निकलेगा, ठीक है। चलिए अगला, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो चीनी का रासायनिक सूत्र सभी को पता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। अगला 214, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी है? तो 214 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 215, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा अंकुरित बीज, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली के हिस्सा है? तो मानव वृक्क जो है आपका श्वसन चैप्टर में पढ़ना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो। सॉरी एक मिनट, मानव किडनी है ना, तो किडनी के लिए उत्सर्जन चाहिए, ठीक है ना, किडनी पूछ रहा है ना, तो किडनी के लिए उत्सर्जन नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला है पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो 217 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पानी, ठीक है, 17 का ये बिल्कुल सही है। 18 श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान आपका CO2 गैस निकलती है, बाहर निकल रहा है तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाक के द्वारा छोड़ते हैं। नेक्स्ट है 219 नंबर, फलों के पकने को निम्न में किससे नियंत्रित किया जाता है? तो आपका किया जाता है दोस्त एथिलीन से, ठीक है, एथिलीन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 220 है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है? तो 220 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, डेंड्राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन क्या हो जाएगा? तो आपातकाल हार्मोन हम लोग कहते हैं एड्रीनलिन हार्मोन को, ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 222 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक मतलब जिसपे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसपे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो 222 का ऑप्शन नंबर, एक मिनट, अनैच्छिक, अच्छा, अनैच्छिक मतलब जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एक मिनट क्या बोल रहा है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, हाँ हाँ, अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया उसको कहते हैं जो हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता है, और अनैच्छिक क्रिया जिसको हम लोग को कंट्रोल में नहीं रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो आपका चबाना, चबाना जो आपका अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 223 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 223 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्योंकि मानव में गर्भ की अवधि आपका 9 महीने यानी कि 270 दिन होता है। महीना को अगर दिन में बदलेंगे तो 270 दिन होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अनैच्छिक क्रिया जिसपे हम लोग का कंट्रोल नहीं होता, ऐच्छिक क्रिया जिसपे हम लोग का कंट्रोल होता है, थोड़ा सा यहाँ लगता है गलत बोला गया था ना। मतलब ऐच्छिक क्रिया किसको कहेंगे? जिसपे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसको ऐच्छिक, और अनैच्छिक जिसपे हम लोग नो कंट्रोल, अनैच्छिक मतलब नो कंट्रोल, हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। जिसमें उल्टी, उल्टी आपका अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि उल्टी जो है हम लोग, उल्टी आएगा तो कंट्रोल नहीं कर सकते। अत्यधिक लार निकलना, जो हम लोग लार बन रहा है वो भी अनैच्छिक क्रिया, क्योंकि लार को हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते। दिल की धड़कन को हम लोग रोक नहीं सकते अपने मन से, वो सब कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा अनैच्छिक, ठीक है। जिसको कंट्रोल करेंगे वो आपका ऐच्छिक हो जाएगा। तो इसमें बोला अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका मतलब ऐच्छिक क्रिया है वो ना पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लेकिन बस उसमें कुछ हम सब उल्टा बोल दिए थे, ठीक है। चलिए अगला, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान, गुड, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? वो हुआ था 1985 ईस्वी में, 1985 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है आपका ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 226 की ओर, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी का नाम बताइए, वो आपका हो जाएगा दोस्त टीबी, ठीक है। टीबी जो है आपका श्वसन तंत्र अंग यानी श्वसन नली में ही जाकर के होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इसमें से क्या नहीं पचाते हैं? तो सेल्यूलोज का पाचन, मनुष्य या जीव कोई रहे वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं करता है। नेक्स्ट है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? परजीवी पादप का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा अमरवेल, ठीक है ना। परजीवी जो दूसरा पर निर्भर यानी कि कसकूटा है, जिसको अमरवेल, जिस पेड़ पौधा पे अमरवेल हो जाता है वो पेड़ पौधा को एकदम जला करके खत्म, यानी उसको बढ़ने ही नहीं देता, उसको पर बैठ जाता, पीला पीला का देखोगे अमरवेल, उसी को बोलते हैं, पीला पीला टाइप का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? तो 230 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि निलय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन होगी? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि आपका मुकुलन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जनन संचारित रोग निम्नलिखित में कौन है? तो जनन संचारित रोग जो आपका सिल्फिस भी हो जाएगा, एड्स भी हो जाएगा, गोनोरिया भी हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग दोस्त क्या कहलाता है? स्त्री केसर, पुष्प का सबसे बाहरी भाग आपका कहलाएगा स्त्री केसर। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो 234 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि बी एंटीबॉडी, जिसके ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नियंत्रित नहीं कर सकती? ग्लूकोज की मात्रा को कौन कंट्रोल नहीं कर सकता है? इसमें कंट्रोल नहीं करने वाला जो है वो है आपका इंसुलिन।
236 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पादप वृद्धि हार्मोन है। पेड़ पौधा में वृद्धि हार्मोन कौन है, पेड़ पौधा में वृद्धि हार्मोन आपका कौन हो जाएगा, वो आपका होता है दोस्त जिब्रेलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोन स्रावित किस ग्रंथि से होता है, हार्मोन स्रावित किस ग्रंथि से होता है, तो वो दोस्त आपका होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है, मुख गुहा, जो मुख गुहा है उसमें कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है, तो होता है दोस्त आपका 3 जोड़ा, यानी कि 6 टोटल लाल ग्रंथि पाया जाता है। अगला एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन निम्नलिखित में क्या है, तो एंड्रोजन जो है आपका मेल हार्मोन है, एंड्रोजन जो है आपका मेल यानी कि पुरुष का हार्मोन है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, कौन व्यक्ति ने चुना था, तो 240 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि मेंडल ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब N2O, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2, NO2 के धुएं का रंग होता है, तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है उसका जो धुआं होता है उसका कौन कलर का होता है, तो 241 का जो हो जाएगा दोस्त आपका भूरा कलर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, तो वो होता है दोस्त आपका उपचयन। ठीक है, इन 242 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है, तो 243 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक है, घोल का पीएच मान आपका 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, तो आरबीसी के जो जीवन अवधि होती है आपका दोस्त 120 दिन होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि आप लोग को बताना है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि जो कितना होता है, कमेंट करके जरूर आप लोग बताएंगे। 255 है, मानव हृदय घिरा होता है, मानव हृदय जो आपका किस चीज से घिरा होता है, तो आपका आता है दोस्त पेरिकार्डियम से घिरा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आप लोग से क्या करा उसको जरा देखते हैं। यौवनारंभ के से संबंधित किसी एक हार्मोन का नाम बताए, जब यौवनारंभ होता है तो यौवनारंभ के समय किसी एक हार्मोन का नाम इसमें से बताना है, तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा एंड्रोजन, जो यौवनारंभ जब चालू होता है उस समय एंड्रोजन हार्मोन चालू होने लगता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया किसको कहते हैं दोस्त, अभी कुछ देर पहले समझा है, तो समझाने के बाद यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं। ऐच्छिक क्रिया जिसपे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ऐच्छिक क्रिया जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो खाना खाने के लिए, खाना खाएंगे तो हम लोग रुक भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं, तो आपका ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा। लेकिन डर जाने के बाद डरेंगे तो उस पर कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते। छींक आना हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई आता है अनझटके में तो चौंक जाते हैं, तो इसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खाना खाना तो कंट्रोल कर लेंगे, इसका मतलब आपका ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा। अगला पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में क्या होता है दोस्त, और 248 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पराग कोष में परागकण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 249 को बढ़ते हैं, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो 249 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फल, पूर्ण विकसित अंडाशय जो आपका फल कहलाता है। 250 की ओर बढ़ेंगे, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक आपका यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो 251 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, विद्युत वाहक का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चलते हैं 251 की ओर, एक मिनट क्वेश्चन, हाँ 251 की ओर बढ़ेंगे, एक एचपी कितने वाट के बराबर होता है, अभी कुछ देर पहले आया था क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को गलती बिल्कुल नहीं करना है, 252 का आप लोग जरूर बताइएगा, 252 का आपका हो जाएगा 746 वाट। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा निम्नलिखित में कौन है, तो अनवीकरणीय हो जाएगा दोस्त कोयला से प्राप्त ऊर्जा। दोस्त वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आएंगे तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। एक यूट्यूब का छोटा फैमिली है दोस्त, इस छोटा फैमिली को आप लोग जरूर बड़ा बनाने की कोशिश करिए, तो ये दोस्त आप लोगों को सपोर्ट और प्यार से ही हो सकता है। तो प्लीज दोस्त एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और हो सके तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में किस रंग से रंगा होता है, तो सोलर कुकर में जो बर्तन होता है आखिर किस कलर से वो रंग, मतलब किस कलर का वो मतलब रंग देता है, किस कलर से रंगता है, तो 254 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि काला रंग से वो रंग देता है। ठीक है ना, काला रंग। चलते हैं अगला प्रश्न, किसी उत्तर लेंस की वक्ता त्रिज्या 35 है तो फोकस दूरी क्या होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पिछले बार भी करवाए, पिछले बार का मतलब इसी प्रश्न में पिछला प्रश्न में करवाए, तो आप लोग जरूर यहाँ पे आंसर बताने की कोशिश करिएगा कि इसका क्या हो जाएगा। बहुत ईजी, यहाँ पे आर का मान आपका दिया हुआ है, तो रेडियस आपका दिया हुआ, मतलब वक्ता त्रिज्या 35 है, वक्ता त्रिज्या आपका 35 सेंटीमीटर, फोकस दूरी निकालना है, F बराबर R/2, बाकी यहाँ से समझ जाए कि आंसर आपका कितना आने वाला है।
256 अंडाणु निषेचित होता है, तो 256 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि फैलोपियन नलिका में। बताइए, अभी क्वेश्चन आया था ना, अभी क्वेश्चन ऐसा आया था ना, जरूर रिपीट हम जान के करवाएं कि ताकि आप लोग अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो पिछला वाला जब अगर नहीं याद होगा तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे दिमाग में फटाक से आंसर आप लोग के सामने आ जाना चाहिए। तो आप लोग के लिए दोस्तों हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी जरूर मेहनत करना, क्योंकि आप लोग मेहनत करोगे रिजल्ट आएगा तो आप लोग का मम्मी पापा का नाम भी ऊंचा होगा। तो मेहनत जरूर करते रहिए। बस 1-2 घंटा का तो वीडियो होता है, आप लोग एक दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा का तो वीडियो देख लेंगे, तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदल देता है? तो वो होता है दोस्त स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 258 की ओर बढ़ते हैं। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति का नाम था ओपेरिन। ठीक है ना, एक मिनट 258 का क्या क्वेश्चन था? द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, हाँ, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लिए आंसर आपका होना चाहिए डार्विन। ठीक है ना दोस्त, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक क्या हुआ आप लोग से कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक जो है वो आपका डार्विन लिखे थे, लेकिन द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जगह अगर आपका लाइफ दे देता है कि द ऑरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखा था, तो आपका आ जाएगा ओपेरिन। ठीक है ना, हम यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाए थे कि लाइफ क्या स्पीसीज है। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बोलेगा तो डार्विन, और द ऑरिजिन ऑफ लाइफ बोलेगा तो आपको ओपेरिन मारना है। ठीक है, तो 258 का ऑप्शन नंबर आपका कितना होना चाहिए? ए। तो 258 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो दोस्त आपका चुना था मटर। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग जरूर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। एक धातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, जो धातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है वो है दोस्त आपका Cl2। ठीक है ना, Cl2 आपका गैसीय अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है पारा धातु का अयस्क है। पारा कौन धातु का अयस्क है? तो 261 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी पारा का जो धातु अयस्क जो आपका C ने बार होगा। 262 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा C6H6। चलते हैं 263 की ओर। फुलेरिन अपरूप है। फुलेरिन किसका अपरूप है? तो कार्बन का 3 अपरूप होता है। ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। तो फुलेरिन किसका अपरूप है? तो 263 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि कार्बन। ठीक है ना, आपका हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट है किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? किसी दर्पण का मध्य बिंदु आपका ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। समतल दर्पण का रेखीयावर्धन। देखिए अभी क्वेश्चन देखने से लग रहा हो कि सर ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग रिपीट करवा चुके हैं। बिल्कुल रिपीट करवाए हैं। 265 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं किस फल के सूखने पर किशमिश बनता है? किस फल को सुखाते तो किशमिश बनता है? तो होता है दोस्त आपका अंगूर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 267 की ओर। द्विविभाजन और मुकुलन किस जनन में होता है? किस जनन के द्वारा आता है? तो द्विविभाजन और मुकुलन जो होता है दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 268 की ओर। प्लेनेरिया की आंखें। ठीक है, 268 का है प्लेनेरिया की आंखें क्या होती है, कैसी होती है? तो प्लेनेरिया के जो आंखें वो बहुत साधारण होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 269 को। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो 269 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, एनामेल। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एनामेल। अगला प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप जो है दोस्तों आपका मेरुरज्जु में बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है? तो तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा लाल का होता है, इसी कारण से इसका प्रकीर्णन और विचलन सबसे कम होता है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीट करके आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो हम जानबूझ के यहाँ पर रिपीट करवाएं ताकि आप लोग को ये पता चले कि जो नहीं आने के बाद भी आप लोग इसको फिर दोबारा बता सकते हैं कि नहीं। तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र बताइए। ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया, अभी कुछ देर पहले ही करवाए हैं। तो बेकिंग सोडा का अनुसूत्र NaHCO3। वो जो क्वेश्चन था उस समय वाशिंग सोडा का आया था, धोने वाला सोडा का। यहाँ पे खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा को ही बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो वहीं पे मैं इस वीडियो में दोनों बता दिए थे। तो यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 273। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है, तो दर्पण लेंस समभप्ता होगा। तो देखिए फोकस दूरी जो है माइनस में है, तो मेन माइनस प्लस में डिफरेंस है। ठीक है ना, तो 273 का क्या होना चाहिए? दोनों आपका जो हो जाएगा गोलीय दर्पण किसी पतले गोलीय लेंस, तो दोनों गोलीय लेंस या गोलीय दर्पण दोनों के फोकस दूरी -15, इसका मतलब दोनों अवतल हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों अवतल रहे, अवतल दर्पण चाहे अवतल लेंस, दोनों की फोकस दूरी निगेटिव होती है। ठीक है, चलिए लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। देखिए क्वेश्चन नहीं करवाया, अभी हम थोड़ा देर पहले ही करवाए हैं। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत बढ़ जाता है, लेकिन प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। ठीक है, चलिए
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप लोग जरूर बताइएगा। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनरेटर यानी जनित्र कहते हैं। सॉरी। अगला एंटी मनी। एंटी मनी क्या है दोस्त? 276 का क्या हो जाएगा? तो एंटी मनी आपका उपधातु हो जाएगा। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए MCl2 है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इस ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? तो 277 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, सी नहीं बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वृक्कों का कार्य होता है, वृक्कों का कार्य क्या दोस्त? 278 का हो जाएगा। तो वृक्क का कार्य जो होता है आपका प्रजनन में, एक मिनट, हाँ, वृक्कों का कार्य, तो ठीक है ना, तो वृक्क का कार्य जो हो जाएगा प्रजनन नहीं आपका उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है ना, एक बार बार इसमें कैसे हो जा रहा है। तो वृक्कों का जो किडनी का कार्य है, किडनी का कार्य आपको उत्सर्जन के संबंधित, उत्सर्जन से संबंधित चैप्टर में पढ़ना होता है। नेक्स्ट, पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, तो पत्तियों पर जो कलियां विकसित होती है वो ब्रायोफिलियम में, ठीक है ना, ब्रायोफिलियम में आपका जो पत्ती होता है उसमें कलियां उसी पर विकसित होता है। नेक्स्ट, आनुवांशिक विज्ञान के जनक किनको कहा गया है? तो आनुवांशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को बताया गया है। नेक्स्ट, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? तो दो डीएनए आपस में जो जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 281 का बिल्कुल डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन इसमें से मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो 282 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शुक्र वाहिका, जो कि मानव मादा में नहीं है, वो आपका पुरुष में होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य को देखने के लिए, माने रियर व्यू मिरर मतलब साइड मिरर, तो साइड मिरर में देखिए लगता है तीसरा चौथा बार रिपीट हो रहा है, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, तो नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार अगर दर्पण के सामने कोई बिंब रख दी जाए, वस्तु रख दी जाए, तो वो कैसा होता है? धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है कि दोनों होता है? तो 284 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वो आपका ऋणात्मक होता है। चलते हैं 85 की ओर। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? दोस्तों 285 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। देखिए ऐसा प्रश्न आप लोग को कितना देखने को मिल रहा है, जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्त। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो दंत विशेषज्ञ ENT के डॉक्टर, ठीक है ना, ENT के डॉक्टर जो है किस चीज को देखने के लिए देखते हैं? तो 286 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि अवतल दर्पण, ठीक है, यानी अवतल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बी जाति यौगिक है? इसमें अलग कौन है? आपको देखने से अलग कौन लग रहा है? तो 287 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अलग है, लेकिन ये तीनों का सूत्र एक ही होता है, ये तीनों का सूत्र होता है CaCO3, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दांतों को साफ करने के लिए किस दंत मंजन का प्रयोग करते हैं? तो दांतों को साफ करने के लिए हम लोग क्षारीय चीज का प्रयोग करते हैं, यानी क्षारीय दांत मंजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 289 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 7 से कम होता है। चलते हैं 290 की ओर। कली चूना का रासायनिक सूत्र। देखिए सूत्र भी आप लोग से बहुत पूछता है, आप लोग से 2-3 चीज साइंस में ज्यादा पूछेगा, एक सूत्र वाला, एक कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, जैसे संतरा में कौन अम्ल है, दूध में कौन सा अम्ल है, तो ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होता है। और लाइट चैप्टर से आपका कौन प्लस है, कब माइनस बन रहा है, कब निगेटिव है, कब पॉजिटिव है, कौन अवतल लेंस में निगेटिव होता है, यही सब ज्यादा क्वेश्चन आप लोग से आता है। और सूत्र तो एकदम हर हाल में आता है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र जल्दी से बता देंगे, तो कली चूना का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा CaO, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते 291 की ओर। निम्न में कौन आयन लाल लिटमस को नीला करता है? लाल को नीला करने का काम करता है OH-, यानी OH- लाल को नीला कर देता है, हाइड्रोक्साइड। अगला है, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट तत्व है? देखिए उत्कृष्ट फिर से आ गया, वही क्वेश्चन आ गया ना उसी प्रकार का। तो उत्कृष्ट गैस को याद रखिएगा, उसमें 6-7 गैस होते हैं, तो उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो 296 का ऑप्शन नंबर आपका उत्कृष्ट तत्व, अच्छा तत्व पूछ रहा है, इसमें ऑर्गन को कहते हैं, ठीक है ना, ऑर्गन इसमें आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं कांसा। ताम्र और टीन जैसे मिलेगा तो कांसा बन जाएगा। नेक्स्ट वनस्पति तेल में होती है, वनस्पति तेल में क्या होती है दोस्तों? वनस्पति तेल में होती है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 295, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एक अनुसूत्र है लेकिन विभिन्न संरचना सूत्र के हैं। सूत्र दोनों का एक ही है, लेकिन संरचना जो है बनने का जो तरीका वो अलग अलग है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं समावयवी, ठीक है ना, समावयवी उसको कहते हैं जिसका अनुसूत्र दोनों का सेम है लेकिन कंस्ट्रक्शन दोनों का अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आम मीटर का प्रतिरोध। आम मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आम मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत छोटा होता है।
चलते हैं 297, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्त आपका अनंत होता है। 298 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में कौन संवहन उत्तक है? संवहन उत्तक कौन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा संवहन उत्तक पूछ रहा था आपका जाइलम भी हो जाएगा दोस्त, आपका फ्लोएम भी हो जाएगा, दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 299 की ओर, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कर्षण कैसे होता है? तो 299 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि विसरण के द्वारा। 300वां क्वेश्चन पहुंच गए हैं, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाने के लिए आपका सेरेबेलम का काम होता है। जब शराब और आप कोई व्यक्ति पी जाते हैं तो यही सेरेबेलम काम करना बंद हो जाता है, यानी सेरेबेलम ही शरीर को संतुलित बना करके रखता है। तो दोस्त आपका 300 तक क्वेश्चन हो गया है। हम मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्त आप लोग भी जरूर रात को उठ करके पढ़िए, मेहनत करिए और नंबर ताबड़तोड़ लाने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर जैसे ही नंबर आ जाएगा तो कोई भी वीडियो चालू करके एक बार मेरे नीचे कोई भी वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा कि सर मेरा इतना नंबर आया है। हम उसको थोड़ा सा कमेंट करके पिन कर देंगे, उसको हम लोग जरूर देखेंगे और क्या आपका रिस्पॉन्स है जरूर आप लोग थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया है। कोई भी वीडियो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम वहां पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं 301 नंबर। तो दोस्त अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर जरूर करिए दोस्त, क्योंकि मेरा भी अभी यूट्यूब फैमिली बहुत छोटा है, तो इसको आप लोग की मदद से वो बहुत बड़ा बन सकता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 301 की ओर। 301 क्या कह रहा है? हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि जो होती है आपका मुकुलन होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सिर पर सिर रिपीटेड क्वेश्चन आएगा तो जरूर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है दोस्त? रासायनिक ऊर्जा में आपका रूपांतरित होती है। अगला, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा। पत्ती में रंध्र होता है, वहीं पे स्टोमाटा होता है, वहीं पे आपका गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट, अग्निसायिक रस में पाया जाता है। अग्निसायिक रस में क्या पाया जाता है दोस्त? आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है दोस्तों? आपका होता है पुंकेसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 306 की ओर बढ़ते, कौन सा अधातु चमकीला? अधातु होते हुए भी चमकीला, तो वह दोस्त आपका आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अक्रिय तत्व क्या है? लीजिए फिर आ गया भाई अक्रिय तत्व, तो जान ही नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब समझिए कितना इंपॉर्टेंट है अक्रिय तत्व। तो 307 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि हीलियम, ठीक है ना। हीलियम, हीलियम, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, एक्सरे रंगीन दोस्त यही होता है टोटल अक्रिय तत्व, इसको जरूर याद रखिएगा, इतना ही अक्रिय तत्व होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो कोई भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आमीटर में विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ते हैं? आमीटर का बात आया दोस्तों, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को आप लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए 310वां प्रश्न है, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो 310 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंगस्ट्रम में। तरंगदैर्ध्य को हमेशा एंगस्ट्रम में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, तरंगदैर्ध्य को हमेशा एंगस्ट्रम में व्यक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंगस्ट्रम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, उसको अपने को बिंदु हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? तो वो दोस्त हो जाता है सभी बिंदुओं पर समान होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुत्ता के मुख्य श्वसन अंग, कुत्ता रहे चाहे मानव रहे, दोनों का श्वसन अंग, जो भी जितने भी पशु स्तनधारी रहेंगे सबका श्वसन अंग सेम ही होगा। तो कुत्ता के श्वसन अंग क्या हो जाएगा? तो कुत्ता का श्वसन अंग फेफड़ा हो जाएगा, जो कि मनुष्य का भी फेफड़ा ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आरबीसी का अन्य नाम क्या है? 313 क्या हो जाएगा दोस्तों? आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट हो जाएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ईसीजी का संबंध किससे है? ईसीजी, ठीक है, ईसीजी का संबंध किससे है? तो 314 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ईसीजी का संबंध हृदय से है, ठीक है ना, ईसीजी का संबंध हृदय से है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 315, कौन सा गर्भ निरोधक दवा है? गर्भ निरोधक दवा कौन हो जाएगा? तो 315 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि सहेली, जो कि गर्भ निरोधक दवा होता है। नेक्स्ट है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव के काम करती है? तो 316 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 317 की ओर, अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर कर, अपवर्तनांक का रंग निर्भर करना क्या कहलाता है? तो 317 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन के जलने से किन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन को जलाया जाएगा तो उससे हम लोग को क्या निकलेगा दोस्त? सल्फर भी निकलेगा, कार्बन भी निकलता है, नाइट्रोजन भी निकलेगा, यानी इनमें से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है, तो समांग माध्यम में प्रकाश जो है हमेशा वृत्ता रूप में गमन करता है। एक मिनट,
चलिए कोई आ गए थे बुलाने तो हम बाहर चले गए थे। ठीक है चलिए 319 आपका, हाँ 319 था ना। 319 क्या कर रहा है, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। तो 319 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए, वृत्ता का क्या बता दिए जी, नहीं समांग मिश्रण आपका हो जाएगा सरल रेखा में। ठीक है 319 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समांग मिश्रण, समांग माध्यम में प्रकाश जो है हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। जब एक वर्णीय किरण गुजरे, देखो कुछ देर पहले भी बताए थे, तो जब एक वर्णीय किरण गुजरेगी तो वहां पे विचलन की क्रिया नहीं होगी। तो 320 तक दोस्त आपका हो गया बिल्कुल खत्म, और यहाँ तक आपका टोटल हो गया है 320 तक हम कंप्लीट करवा दिए, तो आपका क्लास यहीं तक एंड हो गया। तो दोस्त पूरा वीडियो का आप लोग जरूर देखिएगा, जहां तक हो सके वीडियो को देखते रहिएगा। लास्ट एग्जाम होते होते जब पहुंचेगा तो एक बार वीडियो 1 घंटा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न आप लोग को यहाँ से देखने का जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम रहने देते हैं आज के लिए, बस इतने। हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए। हम कल एसएसटी का वीडियो जरूर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, धन्यवाद।